ओके, तो चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कैसे ड्रा करते हैं, ठीक है ना, उनको ड्रा कैसे करते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे कि रेजिस्टेंस कैसे बनती है, सपोर्ट कैसे बनती है और उसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ द जोन्स कैसे होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा, उस थ्योरी को अब हम चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। अब सबसे पहले तो ये होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कैसे की जाती है ना, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम उसको ड्रा करना में थोड़ा सा भी चूक जाते हैं या थोड़ा सा फेल हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आ जाता है, तो हमारी ट्रेडिंग फेल हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर हमने गलत लगाई तो मुमकिन तौर पे हम इसको फॉल्स ब्रेकआउट को हम ब्रेकआउट समझ के, या ब्रेकआउट अभी हुआ ही नहीं है, हम ब्रेकआउट समझ के उसको ट्रेड करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात पैदा होती है कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा करनी कैसे है, उनको चार्ट के ऊपर कैसे प्लॉट करना। अब आते हैं हम कि हम उसको कैसे ड्रा करते हैं। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करें तो लुक लेफ्ट प्राइस लीव्स किलो। सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको लेफ्ट साइड पे देखना पड़ेगा कि प्रीवियसली कौन से ऐसे मेजर लेवल्स थे जो आगे चल के मार्केट उनको रिएक्ट कर सकती है, उनके साथ रिएक्ट कर सकती है, वो प्रीवियसली कौन से लेवल्स थे। तो सबसे पहले लुक लेफ्ट, लेफ्ट को देखें, जहां तक लेफ्ट आप देख सकते हैं। अगर आप जूम आउट करके देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना पीछे तो आप देखें। ये नहीं है कि प्राइस को जूम करके यहाँ तक आप देखेंगे, नहीं, पीछे तक देखें, यहाँ तक देखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कम से कम एक साल पहले तक का प्राइस को लेके जाएं कि एक साल पहले के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल थे उन पे ही आप ड्रा करें कम से कम। अब ड्रा कैसे करना है, आपको सबसे पहले लेफ्ट साइड देखना होगा कि सपोर्ट, बाउंस बैक्स और रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ पे है। सबसे पहले उनको नज़र में करना होगा। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 है, ठीक है जी। अब ये मुझे रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियसली नज़र आ रहे हैं कि पीछे जो डेटा है उसमें ये रेजिस्टेंस लेवल मुझे नज़र आ रहे हैं। अब जब मैं प्लाट करूँगा तो देखूंगा कि इनमें से कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस लेवल है जो कि सिग्निफिकेंट है, यानी कि मुसलसल प्राइस ने उस पर रीटेस्ट किया। अब मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। अब इस तरह से ड्रा करूँगा, मैं देखता हूँ उसको। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन उठाई, इसको मैं इस तरह से रखूँगा, इस तरह से प्लाट करूँगा कि जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं वो उसमें अंदर आ जाएं, ठीक है ना, उसको बाउंस बैक करें उस एक लाइन को। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये इस तरह से यहाँ पे ड्रा किया है कि एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट है और फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट है। अब एक यहाँ तो यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा, लेकिन यहाँ पे ड्रा करूँगा तो मुझे काफ़ी फॉल्स ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं ना। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट मिला, फिर यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट मिला, फिर अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, तो मुसलसल ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि प्राइस इसको आसानी से तोड़ रही है। इसको मैं मज़ीद ऊपर लेके जाऊँगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको लेके आता हूँ तो ये मुझे किसी हद तक सिग्निफिकेंट लगता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है और उसके बाद अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये ब्रेक हुआ और मार्केट निकल गई ऊपर। तो ये मेरी नज़र में किसी हद तक सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। मैं इस तरह से ड्रा करूँगा कि पीछे की रेजिस्टेंसेस भी उसमें आ जाएं और फास्ट ब्रेकआउट मुझे नज़र ना आए। इस तरह से एक्यूरेटली उसको स्मूथली ड्रा करूँगा, ठीक है। एक तो ये हो गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस जो है वो रेजिस्ट करके बड़ी विक बना के नीचे क्लोज करती है और कभी कभी क्या करती है, बॉडी बिल्कुल छोटी सी विक बना के भी रेजिस्ट पकड़ सकती है। जैसा कि यहाँ पे देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ साथ एक बहुत बड़ी विक बना के, रिजेक्शन कैंडल बना के प्राइस नीचे आ गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस ने रेजिस्टेंस पकड़ी है, तो ये रेजिस्टेंस काउंट होगा, ये भी रेजिस्टेंस काउंट होगा, ये भी रेजिस्टेंस काउंट होगा। अब अगेन मैं देखूंगा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स, इस और भी रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं। एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि वही लेवल जो है वो यहाँ पे सपोर्ट भी है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है। तो
अब मैं इस एरिया के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रा करूंगा कि ये जो सपोर्टें हैं ये सपोर्टें भी उसमें आ जाएं, रेजिस्टेंस से भी आ जाएं, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ द जोन हो रहा है यहाँ पे मेरे ख्याल से। अब मैं इसको ड्रा करूंगा यहाँ पे, ये देखें अब यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ द जोन है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, शिफ्टिंग ऑफ द जोन, रेजिस्टेंस हो गई, रेजिस्टेंस हो गई, अगेन रेजिस्टेंस हो गई, प्राइस ने ब्रेक किया, फिर यहाँ से देखें तो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस हो गई, फिर यहाँ से सपोर्ट हो गई। ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन है इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब अगेन मैं नीचे देखता हूँ, यहाँ से देखें ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन रेजिस्टेंस है, फिर शिफ्टिंग ऑफ द जोन सपोर्ट है, फिर सपोर्ट है। अब ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा, देखिए इस तरह से ड्रा करूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस शिफ्टिंग ऑफ द जोन भी वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके। अब यहाँ पे देखें सपोर्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, शिफ्टिंग ऑफ द जोन, ब्रेक, रीटेस्ट, और ये नीचे आ गया, अगेन ब्रेक किया और ये यहाँ से ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंसेस प्लॉट की हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, वो मेथड काफ़ी कम आपको देखने में मिला होगा, और ये मेथड मैंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है कि देखिए कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हो वो किसी एक लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहती, वो एक प्री डिफाइंड और सिलेक्टेड एक डिस्टेंस होता है, एक गैप होता है, उस गैप के अंदर से सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ रही होती है। मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे, मैं समझाता हूँ आपको। ये एक लाइन है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट पकड़ के उठी, अगेन आई, यहाँ से फास्ट ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट पकड़ के उठी, फिर यहाँ से सपोर्ट पकड़ी, फिर फास्ट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से सपोर्ट पकड़ी, ये उठ गई। अब मुझे बताएं कि ये जो सपोर्ट पकड़ रही है प्राइस, ये क्या एक लेवल पे सिग्निफिकेंट है? नहीं, ये दो लेवल्स पे है जो कि बिल्कुल करीब हैं, यानी कि ये आ जाएगा, दूसरी लाइन यहाँ पे आ गई। अब ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा लेवल हो गया, जोन हो गया, जिसके अंदर से प्राइस उठ रही है, यानी कि ये और ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि मुझे यहाँ पे फास्ट ब्रेकआउट नहीं मिल सकते। तो मैं क्या करूँगा, चार्ट के ऊपर भी बिल्कुल इस तरह से करूँगा कि एक रेंज बनाऊँगा, एक डिस्टेंस बनाऊँगा, एक यहाँ पे रेंज बन गई, इसी को अब मैं यहाँ पे नीचे भी लगाऊंगा, तकरीबन इस रेजिस्टेंस को भी काउंट करके यहाँ पे लगाऊंगा। अब ये मेरा एक जोन बन गया कि ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से भी मार्केट उठ सकती है, तो ये मेरा पूरा जोन बन गया। अब मैं इस जोन को क्या करूँगा कि एक शेप देकर इसको बंद कर दूंगा। इस शेप के अंदर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये मेरे लिए एक जोन बन गया है, रेजिस्टर सपोर्ट जोन इसको मैं कहूँगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जोन पे डिपेंडेंट हूँ कि पूरा वो जोन जो है वो पूरा जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब याद रखिएगा कि ये जोन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये जोन छोटा होना चाहिए, जैसे आपके सामने है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जोन जो है यहाँ से सपोर्ट पकवा रहा है और नीचे यहाँ से रेजिस्टेंस करवा रहा है। यहाँ से भी देखें इसने सपोर्ट पकड़वाई है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस करवाया है, यानी कि ये पूरा जो जोन है, ये पूरा जोन मेरे लिए सपोर्ट जोन बन गया है। शिफ्टिंग ऑफ द जोन भी हुई है यहाँ पे, कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि मार्केट जो होती है वो आजकल जो है वो एक किसी भी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पकड़ती, बल्कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन के आजू बाजू से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ रही होती है। तो हमें मजबूरन जोन बनाने पड़ेंगे कि उस जोन से फिर मार्केट ब्रेक करेगी तो हम सेल या बाय करेंगे। अब बीच वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें भी देखें यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है फॉल्स ब्रेकआउट से, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है फॉल्स ब्रेकआउट है। हालांकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी जोन बनाऊंगा, इस तरह से जोन बनाऊंगा कि इसके आजू बाजू की सपोर्ट रेजिस्टेंसेस भी आ जाएं। जैसे कि इसके पास ये सपोर्ट है, ये भी आ जाए, ये सपोर्ट है इसके पास, ये भी आ जाए, तो इनको मैं आजू बाजू से बनाऊंगा। और नीचे ये सपोर्ट है, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये भी आ जाए। तो मैं इस तरह से इसको जोन बनाऊंगा। तो ये जोन कैसे बनाऊंगा, इसको बिल्कुल ऊपर लेके आऊँगा। ऊपर वाली रेजिस्टेंसेस को काउंट करने के लिए मैं रखूँगा यहाँ पे, और दूसरी लाइन में लगाऊंगा यहाँ पे, ताकि इसको भी मैं रेजिस्टेंस काउंट कर सकूँ। अब ये हो गया मेरा जोन। देखिए जोन ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए। अब ये हो गया मेरा जोन।
अब इस जोन में अगर आप देखेंगे तो फॉल्स ब्रेकआउट हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि हमने किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिपेंडेंट नहीं किया, बल्कि हमने एक जोन बनाई है कि उसी जोन के अंदर से प्राइस उठेगी तो हम बाय या सेल करेंगे। अब मुझे पता है कि इस जोन में फॉल्स ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है, क्योंकि हमने उस सपोर्ट को या उस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा वसी कर दिया है, स्प्रेड कर दिया है, बड़ा कर दिया है, ताकि हम फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकें। यहाँ पे देखें, ये रेजिस्ट हुई, सपोर्ट हुई, रेजिस्ट हुई, सपोर्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। बिल्कुल एक्यूरेट काम कर रहा है अब ये, क्योंकि हमने जोन बना दिया। अब इस जोन से क्या होगा कि ज़्यादा 2 या 3 पिप का हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई 10 पिप का स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस। अब ये हमारा जोन हो गया। ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको जोन बनाऊं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये वाली रेजिस्टेंस है, सॉरी, ये मिस हो रही है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी एक लाइन लगा के इसको जोन बना दूँ, ताकि ये रेजिस्टेंस भी उसमें आ जाए। चलिए जी, जोन बनाते हैं इसको। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ी और मैंने रख दिया यहाँ पे। अब ये हो गया मेरा जोन। अब ये मेरा जोन है। अब इस जोन को मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाऊंगा। ठीक है जी, ये मेरा जोन हो गया। अब इस जोन में देखें, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस, अब यहाँ की रेजिस्टेंस भी इसमें आ गई। अब इस जोन्स में बैक सेल कैसे करना है वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जोन्स को ड्रा करना हम सीख रहे हैं। अभी हमारा ये इशू नहीं है कि ये जोन्स के अंदर बाय सेल कैसे करना है, अभी हमारा इशू ये है कि ये जोन्स ड्रा कैसे करने हैं। इंट्रीज को हम आगे चलकर देखेंगे। तो ये देखें जोन्स कितनी खूबसूरती के साथ, ये यूरो यूएसडी डेली का चार्ट है, कितनी खूबसूरती के साथ ये जोन्स अपना काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं है, लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है। मैंने काफ़ी टाइम दिया था इस पर, 4 साल हो गए मुझे इन जोन्स के अंदर काम करते हुए। आजकल तो ये हर कोई तकरीबन कम ही लोग बना रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को इन जोन्स का पता चल गया है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बना के रखी हैं, उनमें जोन्स ड्रा किए हुए हैं। तो अब ये जोन्स काम कर रही है ना, कि आजकल जो प्राइस होती है वो किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिपेंडेंट नहीं होती। एक 10 या 5 या 10 पिप या 12-15 पिप के बीच का एक डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस के अंदर से कहीं से भी मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पकड़ सकती है। अब ये डिस्टेंस देखते हैं कितना है। अब यहाँ से देखें और यहाँ पे देखें तो 20-30 पिप का डिस्टेंस है। ये डिपेंड करता है कि उस जोन्स के अंदर कितनी दूरी होती है ना। जैसे कि ये डिस्टेंस बहुत थोड़ा है, इसमें आपका ज़्यादा नहीं होगा। इसमें देखें तो 20 पिप का डिफरेंस है, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो कोई जोन ज़्यादा से ज़्यादा 30 पिप से बड़ा जोन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अगर 30 पिप से बड़ा जोन है तो आपका जो है रिस्क रिवार्ड ख़राब हो जाएगा। कोशिश करें ऐसे जोन्स फाइंड आउट करें जिनका डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा डेली के टाइम फ्रेम पे ये ड्रा करनी है, सिर्फ और सिर्फ डेली के टाइम फ्रेम में ये ड्रा करनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर शॉर्ट टर्म में जाएंगे, फिर वहाँ पे अलग आपको डिस्टेंस का जो है पिप्स का हिसाब रखना पड़ेगा। लेकिन डेली के टाइम फ्रेम में 20 पिप, ज़्यादा से ज़्यादा 30 पिप, इससे बड़ा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपके जोन्स हैं, इनको कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, इस तरह से आप ड्रा करेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे रिसेंटली देखते हैं। रिसेंटली एक तो सबसे ऊपर 1, 2, 3, ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं, यहाँ पे मैंने ड्रा किया। ठीक है जी, उसके बाद नीचे 1, 2, 3 सपोर्ट हैं, यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा। अब देखें ये सपोर्ट जो है वो हमारी नीचे वाली लाइन से ऊपर है, यानी कि मुझे ये जोन बनाना पड़ेगा, ऊपर यहाँ पे भी लगानी पड़ेगी। और ऊपर ये रेजिस्टेंस जो है ये इससे काफ़ी करीब है, 20-30 पिप करीब है, यानी कि मुझे जोन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं जोन बनाता हूँ, पहले नीचे सपोर्ट पे जोन बनाता हूँ। ये मेरा सपोर्ट पे जोन बन गई। ठीक है जी, इसको मैं शेप देकर हाईलाइट कर दूंगा। ये हो गया जोन। ठीक है जी, ये जोन हो गया। अब ऊपर मेरे ख्याल से ये काफ़ी नीचे है, ये इसको देखते हैं कितने पिप से। हाँ, ये काफ़ी दूर है, 50 पिप है, तो ये मैं इसको जोन नहीं बनाऊंगा। मैं जोन बनाऊंगा ऊपर इस विक तक, क्योंकि यहाँ से भी रिजेक्ट हुई है प्राइस, तो इसको ऊपर यहाँ तक रखेंगे हम। ये मेरा ऊपर से जोन बन जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि डिस्टेंस जो है वो 30 पिप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अब ये जोन्स बन गए हमारे। अब इनको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जोन्स। ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन्स भी होता है। अब अल्टरनेटिव पता है क्या होगा, मार्केट आएगी ऊपर, यहाँ तो इस जोन से टकरा कर बेरिश एवरेज से नीचे जाएगी, हम सेल करेंगे। यहाँ ऊपर आएगी, इसको ब्रेक करके शिफ्टिंग ऑफ द जोन करेगी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाएगा और प्राइस ऊपर निकल जाएगी यहाँ से। यहाँ नीचे से अगर ब्रेक करती है, और नीचे से ब्रेक नहीं बल्कि नीचे से यहाँ से सपोर्ट पकड़ती है तो फिर बाय करेंगे। सपोर्ट नहीं पकड़ती तो शिफ्टिंग ऑफ द जोन, इसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे यहाँ पे हम सेल करेंगे। सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस ड्रा करते हैं और शिफ्टिंग ऑफ द जोन्स ऐसे होता है। ये है आपका शिफ्टिंग ऑफ द जोन। अब देखें ये कितनी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट। ये जोन थक ही नहीं रहा, अपनी पावर दिखा रहा है। लेकिन आगे चलकर जब प्राइस आएगी तो अगेन ये पावर दिखाएगा, सपोर्ट, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर ये सपोर्ट ब्रेक किया, फिर ये रेजिस्टेंस। यानी कि जब तक ये जोन बने हुए हैं तब तक मार्केट को इन जोन्स की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स हैं। अब ये हमारे सिग्निफिकेंट है, ये हमारे सिग्निफिकेंट है क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये भी है, ये रेजिस्टेंस है। इसको मैं ड्रा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि पीछे यहाँ पे कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ यही रेजिस्टेंस है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे भी सपोर्ट है लेकिन मैं ड्रा नहीं कर रहा क्योंकि पीछे अगर देखें तो इस एरिया में पीछे भी कोई ऐसी सपोर्ट नज़र नहीं आ रही, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। हम वही ड्रा करेंगे जो पीछे भी पीरियड्स डेटा में भी उसी लेवल में मार्केट ने रिएक्शन दिखाया हो, सिर्फ वही ड्रा करेंगे हम, यानी कि वो सिग्निफिकेंट होंगे, मेजर होंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बीच में भी एक रेजिस्टेंस जा रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जा रही है, ठीक है ना, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे देखें, अब कुछ रेजिस्टेंसेस ऐसी होती हैं जिनको जोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि ये यहाँ पे जोन नहीं ड्रा कर सकते क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही अपना पावर दिखा रही है। यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और उसके अलावा यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो ये हम जोन नहीं बना सकते, ठीक है ना, हम जोन इसको नहीं बना सकते क्योंकि ये एक लाइन ही हमें अपना पावर दिखा रही है। तो यहाँ पे हम जोन नहीं बनाएंगे, कभी कभी एक लाइन ही हमें पावर दिखा देती है। तो यहाँ पे एक ये भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को तस्वर कर सकते हैं, लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ये ऊपर सिग्निफिकेंट, ये नीचे सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट, ये वाला सिग्निफिकेंट। उसके अलावा नीचे चले जाएं यहाँ पे। तो इस तरह से हम चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा करके फिर उनको ट्रेड करते हैं। हमारा ये एक माइंडसेट है, हमारा ये एक तरह से सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ड्रा करने का तरीका है। हम ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ड्रा करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ आपने ये देखना है कि 20 पिप का या 30 पिप का डेली के चार्ट में आपको एक डिस्टेंस का एक जोन लेना पड़ेगा जिसके अंदर से आप देख रहे होंगे मार्केट ब्रेक सपोर्ट पकड़ रही है या रेजिस्टेंस कर रही है, ब्रेकआउट करके जोन शिफ्ट हो रहा है। तो वो जोन 20 या 30 पिप के अंदर उसको आप फैला देंगे, जैसे मैंने ये येलो शेडोज़ की शक्ल में उसको फैलाया हुआ है। तो ये इस तरह से हम जोन्स क्रिएट करते हैं, इस तरह से जोन्स शिफ्ट भी होते हैं। और इनको इंट्रीज कब लेनी है वो आगे चलकर हम इंट्री के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हाउ टू ट्रैक इंट्रीज। जब हम सारी टेक्निकल सीख जाएंगे तो फिर फाइनल जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा हाउ टू ट्रैक इंट्रीज बेस्ड ऑन आवर कोर्स। हमने जो भी कोर्स किया है उसके बिना पे हम मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हुए कैसे एंट्री पकड़ेंगे वो हम आगे चलकर देखेंगे। अभी हम चीज़ों को समझेंगे कि चीज़ें ड्रा कैसे की जाती हैं, चीज़ें नज़र कैसे आती हैं, उनकी एक्यूरेसी ड्रा करने की कैसे है, वो दिखती कैसे हैं, उनसे बाउंस बैक कैसे होते हैं, जोन शिफ्ट कैसे होते हैं, ट्रेंड कैसे होता है। अब यहाँ पे हमने पीछे ट्रेंड पढ़ा है ना। अब ये देखें, हायर हाई हायर लो बिल्कुल जोन पे, उसके बाद ब्रेक किया, हायर हाई हायर लो जोन के करीब है लेकिन जोन पे नहीं है, अगेन हायर हाई हायर लो जोन पे, अगेन हायर हाई जोन पे, एंड हायर लो अनदर हाई बनाने में प्राइस फेल हो गई। ये हमारा ट्रेंड है ना, हम पीछे ट्रेंड में पढ़ कर आए। अब ये हमारा रेंजिंग मार्केट है जो हम पढ़ चुके थे आज के चैप्टर में, हमने पढ़ा है चैप्टर 4 में
कि एक रेंजिंग मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस अपनी ताकत ज़्यादा दिखा रही होती है। अब यहाँ पे देखें ताकत दिखा रही है कि नहीं दिखा रही, रेंज के अंदर है अपनी ताकत दिखा रही है। ऊपर से रेजिस्ट, छत से बाल टकरा के नीचे और ज़मीन से बाल टकरा के ऊपर, बिल्कुल वाज़े साफ रोशन दलील है आपके सामने ये। अब जब इससे प्राइस ब्रेक करके निकलेगी तो फिर ये बूम बूम, अगर ऊपर से निकलेगी निकल जाएगी। तो इस तरह से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह से ड्रा करते हैं और सिग्निफिकेंट लेवल्स यही होते हैं, और शिफ्टिंग ऑफ द जोन्स भी ऐसे ही होता है। ये डेली के टाइम फ्रेम पे हमने ड्रा किया है। अब चलते हैं कि हम मिसाल के तौर पे छोटे टाइम फ्रेम पे चल कर देखते हैं। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे ड्रा करते हैं, मैंने आपको कहा है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएं, वहाँ पे भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस अपना पावर दिखाती हुई नज़र आएंगे। थोड़ा सा पीछे चलेंगे क्योंकि आज फ्राइडे है तो आज थोड़ी मूव चौपी है प्राइस की। यहाँ पे आएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करता हूँ, ठीक है जी। आप देखें ये एक जोन है क्योंकि यहाँ पे देखें तो पीछे एक फॉल्स ब्रेकआउट है, तो मैं इसको जोन बनाऊंगा यहाँ पे भी एक लाइन लगा के। ठीक है, जब ये हमारा जोन बन गया, अब ऊपर भी इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तकरीबन यहाँ पे। अब यहाँ तक नहीं लेके आ सकते क्योंकि ये काफ़ी दूर है। छोटे टाइम फ्रेम में भी काफ़ी दूर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होना चाहिए। अब ये हमारा जोन है, अब ये रेंजिंग मार्केट है, अब ये हमारी रेंजिंग मार्केट है। ये हो गया हमारा जोन। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे जोन्स काम कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट तकरीबन रेजिस्टेंस से करीब है, सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ से जोन को ब्रेक किया, यानी कि इस रेंजिंग मार्केट से प्राइस निकली, और जैसे ही निकली है आपके सामने ये देखें, यहाँ से आपने बाय करना है, काफ़ी ऊपर गई। स्कॉल्पिंग के लिए यूज़ करते हैं छोटे टाइम फ्रेम को, जाहिर सी बात है 10-10 पिप आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे देखें शिफ्टिंग ऑफ द जोन, जो कि रेजिस्टेंस थी वो मार्केट नीचे आई, उसी को सपोर्ट बनाया, ऊपर उठी, एक बार फिर 10 पिप आपको दिए, फिर से नीचे आई और ब्रेक किया, उसी जोन के अंदर आ गई। यहाँ पे आपने सेल किया नीचे, फिर ऊपर, फिर ब्रेक किया, फिर आपने सेल किया और ये प्राइस नीचे, शिफ्टिंग ऑफ द जोन। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं अगर आप इनको मास्टर कर लेंगे। कैसे मास्टर करेंगे? आप इनको ड्रा करें, जितना हो सके ड्रा करें अपने चार्ट्स के ऊपर, तब जाके आप इनके माहिर बनेंगे। ऐसे होती है शिफ्टिंग ऑफ द जोन्स, ऐसे ड्रा करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस। इधर 5 मिनट के चार्ट पे भी मैंने आपको ड्रा करके दिखाया हुआ है कि 5 मिनट के चार्ट पे भी आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, इसी को ब्रेक किया, थोड़ा सा नीचे आई, बूम ऊपर, यहाँ से रेजिस्टेंस नीचे आई, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद काफ़ी नीचे आई है प्राइस, फिर रीटेस्ट किया, शिफ्टिंग ऑफ द जोन की कोशिश की, प्राइस ने नीचे आई थी, लेकिन अगेन ब्रेक किया, कोई बात नहीं है, शिफ्टिंग ऑफ द जोन, फिर इसी को सपोर्ट पकड़ के बूम निकल गई, फिर इसको ब्रेक किया, शिफ्टिंग ऑफ द जोन, रेजिस्ट बनाया, बूम नीचे, सपोर्ट पकड़ी ऊपर, ब्रेक किया, शिफ्टिंग ऑफ द जोन, रेजिस्टेंस बनाई, बूम नीचे। आपके सामने है सब कुछ। इस तरह से हम ड्रा करेंगे, एक जोन बनाएंगे ना। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कितना जोन होगा? मेरे ख्याल से कोई 2 पिप का होगा मेरे ख्याल में। हाँ देखिए 2 पिप का है,
2 पिप से ज़्यादा का जोन नहीं रखेंगे आप। ये देखें 2 पिप का है, ये भी 2 पिप का जोन हमें रखना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जितना टाइम फ्रेम बड़ा होता जाएगा उतने पिप आपको आप उसमें मिलाते जाएं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 3 पिप रखें, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो 5 पिप रखें। ठीक है, तो इस तरह से आप मूव करते जाएंगे। अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ड्रा करना चाहते हैं तो उसमें भी मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ऐसा ना हो गया आप फिर कहेंगे कि सर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी तो ड्रा करके दिखाएं। अब मैं कैसे दिखाऊं भाई, लाइव तो नहीं है, एक डीवीडी है। तो डीवीडी में हर चीज़ को क्लियर करना मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे वो क्लियर करना पड़ता है ना। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखें ये रेजिस्टेंस यहाँ से शुरू हुई, उसके बाद आगे चलते जाएं। अब यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस है तो इसको भी हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, तकरीबन यहाँ तक इसकी पीक पे लेके आएंगे। ठीक है जी, और इसको नीचे शिफ्टिंग ऑफ द जोन, इसको जोन को बड़ा बनाएंगे तकरीबन यहाँ तक, क्योंकि R1 का टाइम फ्रेम है तो 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 पिप तक इसको लेके आएंगे। और हमेशा स्टार्ट करना है लेफ्ट से, राइट से नहीं कि राइट पे देख के मैंने यहाँ पे लगाई यहाँ पे लगाई, नहीं, स्टार्ट हम लेफ्ट से करेंगे। राइट पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट नज़र आएगी। अगर आप लेफ्ट को देखते हुए अच्छे तरीके से ड्रा करेंगे तो रिजल्ट आपको राइट पे नज़र आने लगेगी। इसको पहले यहाँ पे रखते हैं और फिर इसको तकरीबन यहाँ पे रखते हैं। ठीक है जी, अब नीचे वाली मैंने लाइन क्यों यहाँ पे रखी है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ऊपर क्यों रखी है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है ना, इसलिए मैंने, क्योंकि यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने नीचे वाली लाइन यहाँ पे रखी है। अब ये मेरा एक और ये आवर 1 के टाइम फ्रेम पे मैं ड्रा कर रहा हूँ ना। अब देखें यहाँ से, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस मिली, मैंने ये जोन ड्रा कर दिया भाई। नेक्स्ट उसी जोन पे रेजिस्टेंस मिली, नीचे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस पकड़ी, मार्केट ने नीचे आई। यहाँ पे मुझे पहले तो रेजिस्टेंस मिली, अगेन ऊपर आई, फास्ट ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर आ गई। एक बार फिर मुझे उसी लेवल पे सपोर्ट मिली, फिर सपोर्ट मिली, फिर सपोर्ट मिली, उसी लेवल पे रेजिस्टेंस मिली, उसी लेवल पे सपोर्ट मिली, उसी लेवल पे रेजिस्टेंस मिली, ब्रेक किया, बाहर क्लोजिंग दी और ये आ गई नीचे। अगेन काफ़ी निकलने के बाद, ये नहीं है कि मार्केट काफ़ी निकल गई अब हमारी ये जोन वैलिड नहीं है, नहीं, वापस आई, उसी जोन से रेजिस्ट हुई, उसी जोन को ब्रेक किया, अंदर आई, ऊपर निकल गई, उसी जोन से रेजिस्ट हुई, उसी जोन से सपोर्ट पकड़ी, उसी जोन से रेजिस्टेंस हुई, उसी जोन से निकली। देखें कब से शुरू हुई है, कब तक उसका इफेक्ट चल रहा है। ऐसे ड्रा करते हैं ये जोन्स, और इस तरह से इन जोन्स को ट्रेड करते हैं। ये आवर 1 में मैंने ड्रा किए। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है दोनों तरफ से, लेफ्ट को भी ध्यान से देखें, राइट को भी ध्यान से देखें, फिर ड्रा करें, एक्यूरेटली ड्रा करें। विक्स बाहर आ जाती हैं, आने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कोशिश करें कि उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंसेस आ जाएं, सारी जो भी पीछे हैं आगे हैं उस जोन में अंदर आ जाएं। तो शिफ्टिंग ऑफ द जोन भी आपने इसमें देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कैसे ड्रा करते हैं वो भी देख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कैसे बन रही हैं वो भी देख ली, कैसे बाल की शक्ल में प्राइस इन छतों को, ज़मीनों को टकरा के आगे पीछे मूव कर रही है, रिट्रेसमेंट पकड़ रही है। तो चैप्टर नंबर 4 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आप एक्यूरेट ड्रा करेंगे जैसे मैंने की हुई है। तो बगैर प्रैक्टिस की आप ऐसे ड्रा नहीं कर पाएंगे। देख लिया आप, बहुत अच्छा है यार, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी डीवीडी है, बहुत अच्छा वीडियो है, चलो भाई आगे दूसरा वीडियो चलाओ, चैप्टर नंबर 5 चलाओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पैसे यूँ समझे कि फजूल के आपने भरे हैं। अगर डीवीडी आपने इस माइंडसेट से अगर आप डीवीडी को देखेंगे तो आपने फजूल की डीवीडी ली है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, इन पर खूब प्रैक्टिस करेंगे, अपने चार्ट्स को खोल के, भले गलत ड्रा हो रही है होने दें, जाहिर सी बात है, कोई बच्चा माँ के पेट से ही चलना नहीं सीख कर आता, वो पता नहीं कितने धक्के खाता है, पहले चोटें खाता है, फिर जाके चलना सीखता है। ड्रा करें करें करें, गलत ड्रा करें करें करें, एक दिन ज़रूर आप मार्केट को देखते हुए सही ड्रा करना सीख जाएंगे। किसी भी चीज़ को टाइम दोगे तो वो चीज़ आप उबूर हासिल कर सकोगे। अगर टाइम नहीं दोगे तो फिर तो जाहिर सी बात है उसको कभी समझ भी नहीं पाओगे।
मैथमेटिक के जितनी इक्वेशन को टाइम देंगे, जितनी इक्वेशंस के साथ खेलेंगे, उतना उस पर ग्रिप रहेगा। बिल्कुल उसी तरह से इस पर भी आप ग्रिप रख सकते हैं। जितना इसको आप डीपली ड्रा करते रहें, छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे ड्रा करें, जोन्स बनाएं, शिफ्टिंग देखें कैसे हो रही है, फॉल्स ब्रेकआउट्स को देखें, ये सारा आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये चीज़ काम कर रही है। तो बहुत शुक्रिया। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे क्लोज होता है। इन 4 चैप्टर्स में ही आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा और इन काफ़ी कुछ को ही आप अब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, जितना आपसे हो सकता है आप प्रैक्टिस करें। अब यहीं पे मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, यहाँ पे डाउन ट्रेंड मार्केट, ट्रेंड चेंज हुआ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब हायर लो के लिए प्राइस आ रही है तो हमारे पास सिग्निफिकेंट लेवल कौन सा है, ये। तो आपका ये ज़हन बनना चाहिए कि हायर लो के लिए जब प्राइस आएगी तो मेरे इस सिग्निफिकेंट लेवल से उठेगी। ये हायर लो सिग्निफिकेंट लेवल से उठी, अनदर हायर हाई बनाई। ये सिग्निफिकेंट लेवल आपका ट्रेंड में भी आपके काम आ रहा है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो कहाँ पे बनेगी, आपके सिग्निफिकेंट लेवल पे, और ये बूम। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो। यकीन कीजिए, मैं पर्सनली आपको बताता हूँ कि 2012 में तकरीबन आज से कुछ 6 साल पहले मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो एग्ज़ाम वाले दिनों में मैं देर देर तक रात को ये फॉरेक्स के चार्ट पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंसेस ड्रा करता था। यानी कि मेरा एक शौक़ था, मेरी एक दीवानगी थी। तो मुझे अंदर ही अंदर में फील भी होता था कि यार मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे किताब उठानी चाहिए, मुझे सिलेबस अपना पढ़ना चाहिए, मैं ये क्या ड्रा कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मैं जो ड्रा कर रहा हूँ ना, आज तो ठीक है कर रहा हूँ, लेकिन कल ये मुझे बहुत काम आएगी चीज़। मेरे सामने 2 रास्ते हैं और दोनों रास्ते सही है, कोई गलत रास्ता नहीं है। फॉरेक्स भी एक बहुत बड़ा वसी बिजनेस है, $5 ट्रिलियन की रोज़ ट्रेडिंग होती है। कोई डॉक्टर इंजीनियर इतना नहीं कमा सकता जितना फॉरेक्स ट्रेडर कमा सकता है। तो मैं डॉक्टर इंजीनियर अगर ना भी बन सका तो, लेकिन अच्छा ट्रेडर तो बन सकता हूँ ना, खूब प्रैक्टिस करके। तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया इसको। यकीन कीजिए, रातों रात में रात को सोता ही 3-4 घंटे था, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करता सपोर्ट रेजिस्टेंस जा करके। तो तभी आपको भी कह रहा हूँ कि जितना इस चीज़ के साथ डीपली आप गेम की तरह इसको खेलें, मुख्तलिफ सपोर्ट रेजिस्टेंसेस पेयर पे डालें, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे उसको ड्रा करें, सीखें, समझें, मेहनत करें, यकीन कीजिए आप डेली के 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। 1 करोड़ रुपए डेली के कमा सकते हैं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। अगर आप इसको मास्टर कर लेंगे तो, अगर आप इस पे उबूर हासिल कर लेंगे तो। हर किसी का अपना नसीब होता है। अगर मैं करोड़ नहीं कमा रहा तो मेरा ये नसीब है कि मैं लाखों कमा रहा हूँ या हज़ारों कमा रहा हूँ, ये मेरा नसीब है। ऊपर वाले ने हर किसी का नसीब इस तरह से बनाया है कि जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक मुतवस्सित यानी कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मैं पूरे घर को चलाता हूँ, भाइयों को चलाता हूँ, अपना ख़र्चा करता हूँ, मेरा ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म नहीं चला पाता। ये मेरे लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा देर नहीं चला सकता। बार बार मुझे विथड्रॉल निकालना पड़ता है क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी बन नहीं पाती। तो कहने का मकसद कि आप, मुमकिन है आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, मुमकिन है आप किसी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो और आप इसको एज अ करियर लेकर इसमें करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। और पैसा पैसे को कमाता है, पैसा पैसे को कमाता है। फ्री में पैसा कहीं से नहीं आता। जितना इस फॉरेक्स में पैसा डालोगे उतना कमाओगे, करोड़ों डालोगे करोड़ों कमाओगे, 1000 डालोगे तो 1000 कमाओगे। ये डीवीडी में क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि मैं बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला बंदा नहीं हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है,
और मैं कभी 100% नहीं हूँ, मैं आपके साथ झूठ बोल के आपको गुमराह करूँ, नहीं, मैं 100% नहीं हूँ, मैं 70% हूँ, 60% हूँ। मेरे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं और मेरे टेक प्रॉफिट भी हिट होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द डे मैं प्रॉफिट में ही होता हूँ। लेकिन मेरी जितनी इन्वेस्ट होती है उतना ही मुझे प्रॉफिट होता है। ये नहीं है कि मेरी $1000 की इन्वेस्टमेंट है उसमें मैं $1000 डेली कमाऊँगा, ये गैम्बलिंग है, ये मेरे लिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग ये है कि मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की है तो मैं 30,000 रुपये पर मंथ कमाऊँ, ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। काफ़ी बेवकूफ़ लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा ट्रेडर है तो ये करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमा रहा। बहुत बड़ा ट्रेडर है तभी करोड़ों रुपए नहीं कमा रहा, क्योंकि उसको पता है कि जितना इसमें डालेंगे उतना मिलेगा। ये नहीं है कि 1,000 रुपये डाल दिए 1 करोड़ रुपए निकाल दिए, यही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। प्रोफेशनल अप्रोच रखें, हाई एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं तभी तो लॉस करते हैं लोग कि भाई मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर बन गया हूँ, अब मैं $1,000 डिपॉजिट करूँगा, 1 लाख रुपए डॉलर निकालूंगा। भाई ऐसा होता तो पूरी दुनिया करोड़पति होती, ऐसा नहीं है। हमें मंथली मिलता है प्रॉफिट, बड़े शौक और खुशी से लेते हैं हम वो। जाहिर सी बात है रिस्क बड़ा हम नहीं लेते क्योंकि हम प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, चाहे कितनी भी एक्यूरेसी हो, चाहे कितना भी हम टेक्निकल के माहिर बन जाएं, लेकिन मार्केट के उतराव चढ़ाव पे हमारा कंट्रोल नहीं है। मार्केट के उतराव चढ़ाव पे हम अपना कंट्रोल नहीं रख सकते, हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, ये मार्केट की नेचर है, ये मार्केट का दस्तूर है। तो जब हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मैं बड़ा रिस्क क्यों लूँ, मैं स्टैंडर्ड लॉट लगाऊंगा, मुमकिन है मेरा स्टॉप लॉस हिट हो, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि मैं वही लॉट साइज यूज़ करूँगा जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूँ, चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशनल हूँ मैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मार्केट तो किसी प्रोफेशनल की बनाई हुई नहीं है ना। तो लोगों का ये कहना कि भाई तुम करोड़पति क्यों नहीं हो, तुम टीचिंग क्यों करते हो, डीवीडी क्यों बनाते हो, तो भाई इसीलिए बनाते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग रातों रात करोड़पति बनने वाला काम नहीं है। ऐसी सोच लेके आओगे तो तुम खुद भी सारी ज़िंदगी जो है लॉस में ही चलते रहोगे। ये 20% पर मंथ का बिजनेस है। जैसे दुकान लगाते हो कितना कमाते हो, दुकान करोड़पति बनाती है आपको, नहीं बनाती ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर दुकान आपको करोड़पति बनाएगी तो लॉन्ग टर्म कोई 10 सालों के बाद बनेंगे आप। यहाँ पे भी आपको पर मंथ मिलेगा। कभी मार्केट के हालात अच्छे होंगे, आपकी टेक्निकल अच्छी होगी, आपको 25%, 30%, 40% पर मंथ भी मिल सकता है। लेकिन अगर हालात मार्केट के बुरे हो जाते हैं तो 10%, 5% भी पर मंथ कभी कभी हमको मिलता है। तो इसलिए हम डीवीडी भी सेल करते हैं ताकि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता रहे। फॉरेक्स से भी 25-30 हज़ार मिलते रहें, डीवीडी से भी मिलते रहें, हाँ ऐसा है ना, टीचिंग से भी मिलते रहें। और टीचिंग में सिर्फ हमारा फ़ायदा तो नहीं है ना भाई, ये आप डीवीडी देख रहे हैं इसमें किसका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है नहीं, इसमें आपका भी फ़ायदा है, हम दोनों का फ़ायदा है। ये दुनिया गिव एंड टेक की दुनिया है, कुछ दो कुछ लो। आप मेरे काम आ रहे हैं, मैं आपके काम आ रहा हूँ, हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, दोनों का ही फ़ायदा है, क्योंकि मेरा भी काम हो रहा है, आपका भी काम हो रहा है। तो कहने का मकसद कि ये कॉन्सेप्ट लेके आना कि करोड़पति आप बन सकते हैं, आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं। और भाई मैं ट्रेडर बहुत बड़ा हूँ लेकिन इन्वेस्टर बहुत बड़ा नहीं हूँ। मेरे पास जितनी इन्वेस्ट है मैं उतना पर मंथ ले रहा हूँ मार्केट से, और मैं खुश हूँ जितना ले रहा हूँ, क्योंकि मैं लालची बंदा नहीं हूँ। मेरे अंदर लालच का आंसर नहीं है, मैं खुश हूँ अपने 25-20% पर मंथ जो मिल रहा है उस पर मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। अगर मेरे अंदर लालच आ गई कि आज मैं अकाउंट डबल तो कर लूँगा लेकिन किसी दिन ज़रूर मैं अपना अकाउंट वॉश करवा लूँगा, फिर मुझे हंसी आएगी कि मैं कैसा ट्रेडर हूँ, या मैं कैसा प्रोफेशनल हूँ कि बड़ी बड़ी लाटें लगा रहा हूँ। ये तो प्रोफेशनल बंदे का काम ही नहीं है। लेकिन आप ये सोचते हैं कि यार ये प्रोफेशनल बंदा है, बड़ी लाट लगा के अकाउंट डबल क्यों नहीं करता। ऐसा नहीं होता भाई। अभी मेरी टेक्निकल एक्यूरेट जा रही है, किसी भी वक्त फेल हो सकती है, और रोज़ फेल होती है। रोज़ हमारी अगर हम 5 ट्रेड लेते हैं तो 1 या 2 उसमें लॉस करती हैं। तो अगर मैं स्टैंडर्ड लॉट लगाऊंगा और वो पहली ट्रेड मेरी अगर लॉस करती है तो फिर आप सोचें मेरा क्या जाएगा। तो हमेशा रिस्क आगे चलकर मैं वो पढ़ाऊंगा आपको कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बिजनेस है जिसमें आप मेहनत करके 25 से 30% पर मंथ कमा सकते हैं। ये बहुत होता है 25-30% भाई। बैंक कितना देती है? 1%। 1 लाख रुपए पे 1,000 रुपये बैंक देती है, और यहाँ फॉरेक्स में 30% मिल रहा है आपको, 20% मिल रहा है, फिर भी कह रहे हो नहीं मुझे करोड़पति बनना है। करोड़पति भी बन जाओगे, करोड़पति भी बन जाओगे। करोड़ों लेकर आओ पहले, इसमें करोड़ रुपए डालो, 10 लाख रुपए पर मंथ लो, 15 लाख रुपए पर मंथ लो, 20 लाख रुपए पर मंथ लो, करोड़ लेकर तो आओ।
1000 रुपये लेके आ रहे हो, 50,000 रुपये लेके आ रहे हो, कर रहे हो मैं इस पर करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये बेवकूफ़ों वाला काम है। थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच लें, इसको एज अ सीरियस बिजनेस लेकर चलें। ये कोसिनो नहीं है कि $1000 लेके आए हो इससे आप एक लाख डॉलर कर दोगे रातों रात यहाँ आने वाले चंद महीनों में, ऐसा नहीं है। इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, 10%, 20, 25, 30% तक इसको पर मंथ कमाना है, एज ए प्रोफेशनल लेके जाना है। अकाउंट को ग्रो करेंगे, दूसरी इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी तो आगे चलकर हम करोड़पति भी बन जाएंगे। ओके, दी चैप्टर नंबर 4 अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ जाएंगे। प्लीज़ पहले इसको प्रैक्टिस करें, फिर चैप्टर नंबर 5 की तरफ आप आइएगा। अभी इसको चैप्टर नंबर 5 को मत खोलिएगा।